प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9th विषय हिंदी में आपका स्वागत है। कल जो अपना पाठ था कि नाना साहब की पुत्री मैना देवी, जिसकी लेखिका थी चपलाबाई, उसमें आपने पढ़ा था कि मैना और जर्नल हे की पुत्री मेरी, ये दोनों सहेली थी। नाना धुंधुपत का जो महल था वो अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया और उस महल को वो ध्वस्त करना चाहते थे। परंतु मैना देवी ने कहा कि इस जड़ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हो। लेकिन जनरल आउट्रम ने उन्हें आदेश दिया कि इस महल को भी तोड़ दो और इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। उससे आगे के पाठ के बारे में हम आपको बताएंगे आज कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ने भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस रे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1957 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। भग्नावशिष्ट का अर्थ है खंडहर और प्रसाद का अर्थ है महल। कि अंग्रेजों ने जो नाना साहब का जो महल था उसे खंडहर बना दिया था, तो उसी महल पर, उसके खंडहर पर बैठी वो बालिका मैना रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। जब इस तरह से वो सैनिक वहां पर गए तो उन्होंने बालिका को देखा कि बालिका सिर्फ रो रही है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर
आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो सकूं। आर्त स्वर में कि उससे विनती के स्वर में कहने लगी कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए कि मैं अपने इस महल पर बैठ करके आराम से कुछ देर जी भर के रो सकूं। पर पाषाण हृदय वाले जर्नल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। पाषाण हृदय यानी पत्थर दिल। लेकिन पत्थर दिल जो जर्नल था उसने उसकी यह आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होती। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई और उसे बंदी बना करके उसी समय कानपुर के किले में ला करके कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता का अर्थ है कि जो इतिहास का जानकार है उसने चिटनवीस, महादेव चिटनवीस था उस समय का इतिहासकार, उसने बाखर पत्र में छापा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। और इस प्रकार से जब अंग्रेजों ने उसे ऐसी कठोर सजा दी तो उसको देख करके सारे लोग उसे देवी का रूप मानने लगे और उसे देवी के रूप में प्रणाम किया। तो बच्चों ये तो अपना पाठ था। अब यहाँ पे पाठ का सार बता रखा है कि चपला देवी द्वारा रचित यह पाठ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान गाथा है। इसमें नाना साहब की कम आयु की बेटी पर अंग्रेज शासकों की बर्बरता और अत्याचार का वर्णन किया गया है। सबसे पहला, बिठूर के महल की लूट। 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर की क्रांति में सफल होने पर जब वहां से भागने को विवश हुए तब शीघ्रता में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके, जो उस समय किशोरी थी और बिठूर के महल में अपने पिता के साथ रहती थी। किशोरी यानी जवान थी। अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद बिठूर में नाना साहब को राजमहल लूट लिया और तोप के गोले से नाना साहब का महल नष्ट करने का निश्चय किया। मैना का अंग्रेजों से अनुरोध। जब महल को उड़ाने के लिए तोपें लगाई जा रही थी तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई और उसने अंग्रेज सेनापति से अनुरोध किया कि वे महल को न उड़ाएं। उसने बालिका से इसका कारण पूछा तो बालिका ने बताया कि यह उसे विशेष प्रिय है और फिर इस मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। मैना ने सेनापति को अपना परिचय दिया और कहा, मैं जानती हूँ आप जर्नल हे हैं। आपकी पुत्री मेरी सखी थी, यानी उसकी पुत्री का नाम मेरी था और मैना ने कहा वो मेरी सखी थी, जिसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई। आप भी बचपन में मुझे पुत्री की तरह प्यार करते थे। और वो जर्नल हे जो था वो जब मैना के घर आता था तो उसे अपनी पुत्री की तरह प्यार भी करता था। सेनापति हे की दया भावना। मैना की बातें सुनकर हे को पिछली सब बातें याद आ गई। उनके हृदय में दया उमड़ आई। उन्होंने कहा कि वह सरकार की आज्ञा तो नहीं टाल सकते पर उसकी रक्षा का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तभी जनरल आउट्रम वहां पहुंच गए। वहां महल को देखते ही उन्होंने बिगड़कर जनरल हे से महल न तोड़े जाने का कारण पूछा। सेनापति ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए, पर जनरल ने कहा कि यह असंभव है क्योंकि अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित हैं, अतः इसके लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ेगी। हे ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल कैनिंग को इस संबंध में तार भेज देना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग का आदेश। आउट्रम ने हे से कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम
उठाना ही पड़ेगा। उदास होकर उठाना ही पड़ेगा। हे उदास होकर चला गया। आउटरम ने बालिका को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से महल का कोना कोना छान मारा, पर कन्या का कहीं पता न चला। संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए। आदेश पाते ही जनरल ने पहले से ही तैयार तोपों के द्वारा महल को घंटे भर में मटिया मेट कर दिया। मटिया मेट का अर्थ है मिट्टी में मिला दिया। लंदन के टाइम्स पत्र में छपा लेख। लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उस लेख में कहा गया कि कानपुर में अंग्रेजों की जो हत्याएं हुई हैं उनका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखलाने की बात हास्यास्पद है। साथ ही सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है। ऐसा लगता है कि सर हे बुढ़ापे में एक महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। होना तो यह चाहिए कि नाना साहब का प्रत्येक संबंधी जहां कहीं भी मिले उसे मार डाला जाए। उनकी कन्या को भी हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। मैना का हृदय विदारक रुदन। सितंबर मास की आधी रात के समय नाना साहब के ध्वस्त महल के ढेर पर बैठी मैना रो रही थी। आउटरम की सेना पास ही ठहरी थी। उसे मैना की भनक लग गई। कुछ सैनिक मैना का रोना सुनकर वहां पहुंच गए। उनके पूछने पर भी मैना कुछ नहीं बोली, वह तो बस रो रही थी। इसी से मैं आउटरम वहां पहुंच गया। उसने मैना को देखते ही पहचान लिया और बिना एक पल गवाए उसे गिरफ्तार कर लिया। मैना ने उससे बड़ी विनती की कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह उसी स्थान पर जी भरकर रोना चाहती थी, परंतु पत्थर दिल अंग्रेज जनरल आउटरम ने इनकार कर दिया। अब मैना को हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। मैना की बर्बरतापूर्वक हत्या। कुछ समय बाद महाराष्ट्र के एक समाचार पत्र बाखर में यह छपा कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण लपटों के बीच जलती कन्या के बलिदान को देखकर सभी ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो बच्चों, ये अपना पाठ था। नाना साहब की पुत्री देवी मैना, जिसे जला करके भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका थी चपला देवी। तो ये पाठ हमने आपको पढ़ाया और इसके शब्दार्थ भी आपको बताए। इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।